सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मुझे आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9 से, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे और यही जो एक चैप्टर है जहाँ से एक जो पूरी बायोलॉजी का जो एक पार्ट है, जहाँ से पूरी बायोलॉजी एक वास्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। यही वो चैप्टर है जिससे हर चीज़ एक स्टार्ट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं इस टाइम, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो सभी के लिए एक नई स्टार्टिंग है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स चैप्टर्स के। यानी कि अगर हम बात करें, सेल ऑब्वियसली जो हमारी लाइफ का पूरा एक बेसिक है, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक हाई लेवल पे लेके जाएंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहीं से डिस्कस करके आज चलेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होकर बहुत ही ज़्यादा हम सिंपल रखेंगे। तो मैं चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम। अब इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हम आसानी से डिस्कस करते हुए चलते हैं कि सेल एक्चुअल में है क्या, ठीक है? सेल एक्चुअल में है क्या? सेल के हमें क्या-क्या चीज़ें पे ध्यान देना है ना? तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल में सेल है क्या? देखो, चीज़ बड़ी सिंपल है। चीज़ क्या सिंपल है? देखो, क्या होता है, हमारी एक बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट, उसको हम सेल बोलते हैं। अब सर, ये बेसिक यूनिट क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी चीज़ हम किसी छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो घर है, पूरा एक घर है, वो क्या किससे बना हुआ है? एक छोटी-छोटी सी ईंटों से मिलकर पूरा का पूरा घर बना है। तो वो एक छोटी यूनिट जिससे कि पूरा का पूरा घर बना है, वो क्या है? उसकी एक बेसिक यूनिट है। इसी तरह से जो लाइफ़ है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, वो उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो वो बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स होकर, जो पूरा का पूरा, जैसे हम ह्यूमन्स है, या फिर मान लो प्लांट्स है, या फिर मान लो बैक्टीरियाज़ है, सब किससे मिलकर बने हुए हैं? वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। जब वो धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स होता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना देता है। फॉर एग्जांपल, जब वो डिफरेंट तरह की चीज़ में अपने आप को कॉम्प्लेक्स किया, तो प्लांट बन गया। अलग तरह से हुआ तो अमीबा बन गया। अलग तरह से कॉम्प्लेक्स हुआ तो ह्यूमन्स बन गए। तो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल क्या है? अगर मैं सेल को डिफाइन करूँ यहाँ पर, सेल, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमेशा यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? बेसिक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर सेल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बात तो भाई समझ में आ गई। अब इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं कि एक्चुअल में सेल क्या है, और इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या चीजें डिस्कस करनी होंगी। तो देखो, अगर हम ध्यान से सुने, तो अगर ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। अभी सेल को और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? अब ये है सेल, एक सेल है। अब क्या होगा, कई सारे मल्टीपल सेल एक दूसरे के साथ जुड़े, सेल्स क्या हुए यहाँ पर, मल्टीपल सेल यहाँ पर क्या हुए, एडअप हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, एडअप हुए, साथ में कॉम्प्लेक्स होने लगे। यानी कि एक से ज्यादा सेल यहाँ पर क्या होने लगे, जुड़ने लगे। जब एक से ज्यादा सेल यहाँ पर जुड़ने लगे, तो वो क्या होगा, एक और कॉम्प्लेक्स होता हुआ जाएगा सिस्टम। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एक तो ये रस है, एक ये रस है, एक ये सेल, एक ये रस है, और एक ये रहा, और ये रहा। ये सब कॉम्प्लेक्स होके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। तब टिश्यू समझ में आया, टिश्यू क्या होता है? तो सिंपली क्या होता है, तो जब सेल है, जो हमारी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट में आपको बता चुका कैसे है। जो ये बेसिक यूनिट है, जब ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स बन के क्या बना देते हैं, टिश्यू। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू, एंडोडर्मल टिश्यू। ये सारे के सारे टिश्यू कैसे बने हुए हैं? सेल जब कॉम्प्लेक्स होता हुआ गया है, सेल डिफरेंट डिफरेंट चीज में जब कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहा है। मुझे बताओ, ये बात समझ में आती है? अब धीरे-धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। अब कई सारे टिश्यू और ज़्यादा ऐड होंगे, कई सारे टिश्यू जुड़ेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे।
यहाँ पर टिश्यू क्या हुआ, एडप्स हुए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिश्यू क्या होने स्टार्ट हुए, कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुए, और जब वो कॉम्प्लेक्स हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। मान लो ये इस तरह से कुछ सेल इस तरह से अरेंज हो गए, कुछ सेल यहाँ पे अरेंज अरेंज हो गए, है ना? तो इस तरह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होके यहाँ पर क्या बना देंगे, ऑर्गन्स बना देंगे। सेल्स ने क्या बना दिया, ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अपनी किडनी, लीवर, इस तरह के जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो सारे के सारे किस तरह से बन रहे हैं, जब टिश्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए जा रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है? मुझे पता है ये बात समझ में आ गई होगी। जो सिंगल यूनिट है वो क्या है, सेल है। हमारे अगर ना मान, यहाँ पर जो मेरे हाथ का पूरा आपको टिश्यू दिख रहा है, इस हाथ की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो सिंगल यूनिट है जिससे पूरा का पूरा ये हाथ बना हुआ, वो क्या है, सेल बना हुआ है। ये उसने किसने बनाया है, सेल ने बनाया। तो क्या हो रहा है, सेल क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होकर क्या बना रहा होगा, टिश्यू बना रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं अपनी किडनी की बात करूँ, किडनी का एक बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूँ तो वो क्या है, अपना सेल है। वो कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसने अपने जो किडनी के टिश्यूज है, जो लेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट वो बनाए होंगे, और जब वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हुई होगी उसने क्या बना दिया होगा, ऑर्गन बना दिया होगा। तो सेल को हम इसमें क्या बोल रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। यानी कि इसी से मिलके हमारी पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरी लाइफ बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, अपनी सेल से बनी हुई है। मुझे बताओ ये बात समझ में आती है नहीं आती? फिर हम इसके आगे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने पॉज़ करके इस वीडियो को नोट भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम इस सेल चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले जो सेल है उसकी आउटर लेयर आती है। ये इसकी आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को बेटा हम बोलते हैं सेल वॉल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं। जो उसकी आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल है। अरे भाई, ये वही बात है। अगर मान लो ये सेल वॉल ना हो और मैं अगर मान लो मैं ही एक बैक्टीरिया हूँ और मैं सीधा जाके डुबकी मार लूँ पानी के अंदर, और जब मैं पानी के अंदर डुबकी मारूंगा तो पानी सारा मेरे अंदर एंटर कर जाएगा। तो उस चीज को सेपरेट करना पड़ेगा ना, जिससे कि बाहर के एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्टिव हो। तो प्रोटेक्टिव लेयर जो बाहर की तरफ होती है वो सबसे पहले होती है सेल वॉल। बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब इसे बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सेल के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पर नेक्स्ट लेयर होती है, ये आगे इसके नेक्स्ट लेयर। अब ध्यान से देखना, इस चीज को आप समझोगे तो मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं। मैंने इसकी तरफ पूरा इसको राउंड नहीं बना। जो ये नेक्स्ट लेयर है ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बार नाम सुना होगा लेकिन कभी समझ में नहीं आया होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई साहब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो नेक्स्ट लेयर होती है। कई केस में कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल हमारे अंदर ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी प्लास सेल वॉल तो क्या होगी, एक बिल्कुल ही एनवायरमेंट ऐसा हो गया, बिल्कुल ही ब्लॉक, मतलब बाहर से बिल्कुल सेपरेट करना। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर केस ये नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि कुछ चीजों को ये एंट्री देगी, कुछ चीजों को एंट्री नहीं देगी। मान लो कोई भी ऐसे जैसे क्लब होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एज की ग्रुप के ही जो लोग हैं वो एंट्री कर सकते हैं, बाकी जो छोटी एज के होने वाले हैं वो एंट्री नहीं कर सकते। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इस तरह का गेट है जो कुछ चीजों को ही अपने अंदर एंट्री देता है और कुछ चीजों को वो एंट्री नहीं देता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है, जो कि बनी किस किस की होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बात भी समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं सेंटर वाले पार्ट की। इसके लिए हम कलर ले लेते हैं ये वाला ग्रीन कलर। अब देखो यहाँ पर सेंट्रली एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि डार्क कलर का, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो डार्क कलर का नजर आता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस को हम माइंड ऑफ द सेल भी बोल रहे हैं।
इसी न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, माइंड ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी सेल की फंक्शनैलिटी होती है, जो भी सेल के काम होते हैं, मान लो ये सेल काम कर रहा है किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का, कुछ किसी एंजाइम को बनाने का, किसी प्रोटीन को बनाने का, वो सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है अपना न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। मुझे पता है इसमें कुछ कोई ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या, अपनी सेल वॉल आ गई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, वो उसको हम क्या बोल दिया, हमने न्यूक्लियस बोल दिया। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल चीज होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा क्या होता है, डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, सबसे पहले सेल वॉल आ गई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा जो कि सेलेक्टिवली परमेबल है। फिर उसके बाद में हमने बीच के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। और जो ये अपना जो वॉल है, जो ये वॉल है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, वो वहां पर चीज कवर कर लेंगे। तो अभी हमें इस चैप्टर के अंदर एक ये बात पढ़नी है, फिर ये बात पढ़नी है, न्यूक्लियस पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है, ये तो पढ़ना है, और भी कई चीजें पढ़नी है, जैसे जैसे कि अपना भाई साहब, ये यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस के बाहर वाला एनवायरनमेंट देख रहे हो, और एक एनवायरनमेंट देख रहे हो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस तरह से, एक इस तरह से लिक्विड प्रेजेंट होता है इस एनवायरनमेंट। इस लिक्विड को या फिर फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, या इसका लिक्विड, यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड टाइप प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में लो, साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर है, बाहर वाला पार्ट है, जो कि एक फ्लूइड फील्ड है, एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड फील्ड है, उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को कंबाइन करके हम इनको एक स्पेशल टर्म दे देते हैं, जो पूरा जो सेल का एक लिक्विड पार्ट है, उसको एक स्पेशल टर्म दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बताओ बात समझ में आई है? तो ये कुछ बेसिक बात। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि हमें सेल वॉल पढ़नी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड डिटेल में पढ़ना है, साइटोप्लाज्म डिटेल में पढ़ना है, न्यूक्लियोप्लाज्म डिटेल में पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्म डिटेल में पढ़ना है। ये इतना बेसिक के तो बारे में हम बेसिक बेसिक ही पढ़ते हैं, जितना मैंने बताया उससे तो बातें बस एक्स्ट्रा ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे इसके बाद में, है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, और चीजें ध्यान से सुनते हैं। अब यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब ये काम कैसे करती है सब बताऊंगा। देखो, मान लो यहाँ पर कुछ एक चीज प्रेजेंट है, एक यहाँ पर कुछ चीज प्रेजेंट है, मान लो यहाँ कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो प्रोटीन बना रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो फैट बना रहा है। इनको हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इनको बोल देते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। और हर एक सेल ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट फंक्शन होता है। अब सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज आ गया, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या अजीब अजीब सा नाम ले रहे हो सर, ये अजीब अजीब सी बातें क्या कर रहे हो सर, हमें कुछ समझ नहीं आया। सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इससे बाद में समझ में आ। ये बात रख लो कि साइटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने का इनका फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनेलिज का काम हो गया फैट बनाने का, एक ऑर्गेनेलिज का काम हो गया प्रोटीन बनाने का। मतलब समझ लो सेल एक फैक्ट्री है, एक सेल फैक्ट्री है, और बीच में भाई साहब बॉस बैठे हुए। बॉस का काम है लोगों को काम बताने का, जो अपने एम्प्लॉयज है, जो मैंने रेड वाली थी सेल ऑर्गेनेलिज जिनको बोल रहा हूँ, वो क्या है, एक एम्प्लॉय है। और बॉस क्या कर रहा है, जो बॉस है, अब जो माइंड ऑफ द सेल जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काम बता रहा है कि भाई तेरे को ये बनाना है, तेरे को ये बनाना है, तेरे को ये बनाना है। तो ये जितने भी एम्प्लॉयज है, जिनको सेल ऑर्गेनेलिज मैं बोल रहा हूँ, ये क्या करेंगे, सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, ये फैट बनाने का काम कर रहा है, ये लिपिड बनाने का काम कर रहा है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काम कौन करते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज करते हैं।
तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर के अंदर एक-एक पार्ट को खोल के पढ़ेंगे। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज़ करो, इसका डायग्राम को बनाओ, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बात समझ में आ गई होगी, है ना? न्यूक्लियस क्या है, सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, या फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट सब समझ में आ रहे हो। ये कुछ ऐसे टर्म्स है बेटा जो 11th-12th के बच्चों को भी क्लियर नहीं होती। आप तो 9th में हो, आपको अब क्लियर होगी। और मान लो आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको 11th क्लास में बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, तो आपको तो ये आना ही चाहिए। जब आप ये पढ़ेंगे, जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में आके, तो आपको ये सब बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा, ठीक है? तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म कैन बी, देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। या तो वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है यूनिसेलुलर, या वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है मल्टी सेलुलर। नाम से ही चीजें समझ में आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर। तो मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, organism that is made up of single cell are called unicellular organism। ऐसे कैसे हो सकते हैं? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं जनरली क्या होते हैं? वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ एक सेल ही उनका काम करता है और एक सेल के ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है भैया? बैक्टीरिया हो गया। पैरामीशियम, अगर किंगडम की बात करूं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, किंगडम क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। मोनेरा वाले, प्रोटिस्टा वाले जनरली क्या होते हैं? आर जनरली जन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर इसी तरह से बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगी? वो ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से बन के बने हुए हैं, यानी कि जब सेल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उन्होंने टिश्यू बनाया होगा, या फिर जब उन्होंने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर ऑर्गन बनाया होगा, तो जब जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे मल्टीपल सेल से जो कॉम्प्लेक्स होती है ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो क्या होंगे? मल्टीपल सेल मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और यू कैन से मल्टीपल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोल दें। इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हम एनिमल्स, ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स है जो, वो सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है। प्लांट्स आ जाएंगे इसके अंदर। फंजाई जो होती है, फंगस जिसे हम बोलते हैं, फंजाई जो होती है, जितने भी फंगस के अंदर जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। बस एक एक्सेप्शनल, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता उसके अंदर नीड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल और सेल, organism can be unicellular, multicellular, unicellular made up of only one cell। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। और अगर बात करो इसके अंदर बैक्टीरिया, पैरामीशियल, जो कि किंगडम करो तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये आ जाते हैं।
और मल्टी सेलुलर के अंदर बात करो तो मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, जैसे कि अपने एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, इस तरह के हम बात कर यहाँ पर बात कर ले। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ें आएंगी जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, आज तो इतना ही पढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अब हम धीरे-धीरे सेल के और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की डिस्कवरी किसने की, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जैसे सेल किसने डिस्कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर की, ये सारे पार्ट्स हम धीरे-धीरे आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सेल के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करा, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑन द बेसिस कि सेल एक्चुअल में है क्या और वो टिश्यू और ऑर्गन से कैसे डिफरेंशिएट करता है, वो आज की क्लास में हमने समझा। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।